हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। 12th क्लास केमिस्ट्री का आज सेकंड चैप्टर को हम यहाँ पे एक फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें कि जो जून में आपकी एनुअल एग्जाम होने वाले हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए हम 12th क्लास केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। और आज हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है सेकंड, विलियन, है ना। सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि विलियन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलियन की परिभाषा क्या होगी देखेंगे आप लोग कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विलियन की परिभाषा आप लोगों ने पहले भी पढ़ के रखी है। तो विलियन की परिभाषा क्या होती है? विलियन की जो परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम विलियन कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विलियन कहते हैं। किसी भी विलियन के दो आवश्यक घटक होते हैं, आपको याद रखना है। किसी भी विलियन के दो आवश्यक घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक हमारा होता है विलेय सॉल्यूट और एक होता है हमारा विलायक सॉल्वेंट। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। विलियन में दो घटक होते हैं, एक होता है हमारा विलेय और एक होता है हमारा विलायक। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। तो विलेय देखेंगे कि जो पदार्थ विलियन में कम मात्रा में होते हैं, याद रखिएगा कैसे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि विलियन में कम मात्रा में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। और जो स्वयं घुलता है, ये दोनों परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, कोई विलियन है, उस विलियन में दो चीजें हैं, दो पदार्थ होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है हमारा विलायक। विलेय क्या हो जाएगा? जो खुद घुलेगा, स्वयं घुलता है, और जो किसी भी विलियन में कैसा होता है? कम मात्रा में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय। जैसे मान लीजिए कि हमने नमक और, याद रखिएगा कि जल, नमक और जल दोनों को आपस में मिलाया, तो दोनों को आपस में मिलाने से क्या बन गया? विलियन बना। तो नमक कैसा रहेगा? कम। ठीक है, और नमक क्या होता है? खुद घुल जाता है। तो जो पदार्थ खुद घुलता है वो विलेय कहलाता है, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं विलायक। तो विलायक को समझेंगे आप लोग कि विलायक क्या है। वह पदार्थ जो विलियन में कैसा होता है? अधिक मात्रा में होता है। कैसा होता है? अधिक। जबकि विलेय की बात की थी तो विलेय कैसा होता था? कम। विलायक कैसा हो जाएगा? अधिक होता है। वह पदार्थ जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है एवं अन्य पदार्थ को घोलता है, क्या कहलाएगा? ये विलायक कहलाएगा। ये सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? इसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो विलेय और विलायक क्लियर हुए आप लोगों को। विलेय क्या हो जाएगा? जो खुद घुल जाता है, कम मात्रा में होता है। और विलायक क्या है? जो अधिक मात्रा में होता है और जो किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलियन के प्रकार। तो विलियन के जनरली हम देखेंगे यहाँ पर विलियन के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5। ठीक है, विलियन जो है 5 प्रकार का होता है। पहली यदि हम बात करेंगे तो पहला होता है हमारा तनु विलियन। कौन सा हो जाएगा? तनु विलियन। डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा तनु विलियन रहेगा। तनु विलियन में क्या होगा? वह विलियन जिसमें विलायक की तुलना में, याद रखिएगा विलियन में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो वह विलियन जिसमें क्या होगा? विलायक की तुलना में जो विलेय की मात्रा है वो कैसी होती है? कम होती है। याद रखिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? यह एक विलियन है, इसमें दो चीजें हैं, दोनों को मिला दिया हमने, ए को और बी को। दोनों को मिलाने पर क्या बन गया? दोनों को मिलाने पर बना विलियन। क्या बना? दोनों को मिलाने पर विलियन बन रहा है। तो ए इसमें हमारा क्या हो गया? ए इसमें जो है ये हो गया विलायक। क्या हुआ? विलायक। और बी क्या है? विलेय। ठीक है, तो दोनों को जैसे हमने मिलाया तो क्या बन गया? विलियन बना। क्या बना? विलियन। तो विलेय कैसा है? कम, विलायक अधिक। अब यहां से पढ़ना है कि तनु विलियन। तो तनु विलियन ऐसा हो जाएगा कि ये विलियन है और यदि मान लो इसमें विलायक ज्यादा है और विलेय कम है तो इस विलियन को हम कहते हैं तनु विलियन। क्या कहेंगे? तनु विलियन। ठीक है ना। तो वह विलियन जिसमें विलायक की तुलना में, ठीक है, वह विलियन जिसमें क्या है? विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तनु विलियन। क्या बोलते हैं? उसे हम तनु विलियन कहते हैं। उदाहरण क्या होंगे इसके? नमक तथा जल का मिश्रण। ठीक है, अब इसका अपोजिट कर देंगे तो इसमें विलेय की मात्रा कम थी, लेकिन यदि विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये अपोजिट हो जाएंगे, विलेय ज्यादा हो जाएगा, विलायक कम हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सांद्र विलियन। इसकी परिभाषा देखते हैं सांद्र विलियन की। वह विलियन जिसमें जो विलेय है, ठीक है, वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा कैसी होती है? विलायक की तुलना में अधिक होती है। कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है। तो यदि विलेय की मात्रा कम है तो तनु विलयन, और विलेय की मात्रा अधिक है तो उसे हम बोलेंगे सांद्र विलयन। थर्ड हमारा आता है, यहां से याद रखिएगा, संतृप्त विलयन। कौन सा हो जाएगा, थर्ड जो है वो है हमारा संतृप्त विलयन। ठीक है, इसको देखते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होगा। तो देखें, वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर, ठीक है, सामान्य ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वह विलयन जिसमें कि सामान्य ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में, हमारे पास विलायक की कोई निश्चित मात्रा है, उसमें विलेय की, याद रखिएगा, ये जो विलेय है इसकी और अधिक मात्रा को घोला जाना संभव ना हो। इस चीज को समझिए आप। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। अब आपको ध्यान रखना है कि संतृप्त विलयन क्या हो जाएगा। संतृप्त विलयन है, आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए यहां से आपका क्या है, ये पूरा विलयन है। क्या ये पूरा विलयन है, इसमें ये जो ए है ये विलायक है और ये जो बी है विलेय है। तो ये पूरा पहले विलायक था, जब हम इसमें क्या मिला दिया, ये विलेय मिला दिया, तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया। अब उस कंडीशन में कि हम ये जो विलेय है इसको और अधिक नहीं मिला सकते, ठीक है, और अधिक नहीं मिला सकते, तो वही यहाँ पे लिखा है कि वह विलयन जिसमें कि सामान्य ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलायक था, विलायक की एक निश्चित मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, विलेय की, मतलब इसकी विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जाना संभव ना हो, ऐसा विलयन जो है वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट समझिए, जब विलेय को और अधिक घोल जाना संभव ना हो तो उसे हमने क्या बोला, संतृप्त विलयन। और यदि मान लीजिए सेम यही कंडीशन रहे और यदि विलेय की और अधिक मात्रा को घोलना संभव हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त असंतृप्त विलयन। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसको समझिए कि वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर, ठीक है ना, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, बस यही याद रखिए। यदि हम विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकें तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, इस विलयन को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। तो क्लियर हुआ। तनु विलयन आपने देखा था, तनु विलयन क्या है याद रखेंगे आप लोग, विलेय की मात्रा कम हो विलायक की अधिक हो। सांद्र विलयन आप लोगों ने देखा था, सांद्र में क्या हो, विलायक कम हो विलेय ज्यादा हो। संतृप्त में क्या है, विलेय की और अधिक मात्रा को घोलना संभव ना हो, जबकि असंतृप्त में क्या होता है, विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तो ये 4 प्रकार हुए। अब हम पढ़ेंगे अगला 5वां प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहां से अति संतृप्त विलयन, जो कि विलयन का 5वां प्रकार है। तो इसको देखते हैं। संतृप्त विलयन में यदि ताप बढ़ाकर, किसमें, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन हमने पढ़ा था। संतृप्त विलयन क्या था कि जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते, ठीक है ना। तो संतृप्त विलयन देखेंगे, संतृप्त विलयन में ताप को बढ़ाकर विलेय की और अधिक मात्रा को, याद रखिएगा, ठीक है, विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके। चूंकि हमने देखा था कि संतृप्त विलयन में हम क्या करते हैं, विलेय को और अधिक नहीं घोल सकते, लेकिन ऐसा संतृप्त विलयन जिसे हम क्या करेंगे, ताप को बढ़ाकर हम विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, लेकिन यह कैसा होता है, ये अस्थायी होता है और कुछ देर बाद में ये संतृप्त विलयन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो बात समझ में आ रही है। तो ये हमने पढ़े विलयन के प्रकार, विलयन के 5 प्रकार हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से थे, तनु विलयन, ठीक है, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और लास्ट हमारा कौन सा था यहाँ से, अति संतृप्त विलयन। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझेंगे आप लोग कि घटकों की संख्या के आधार पर, कि किसमें कितने घटक है, ठीक है ना, घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करना है विलयन का। ठीक है, घटकों की संख्या के आधार पर हम किसका वर्गीकरण करेंगे, हम विलयन का वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए घटकों की संख्या के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, याद रखिएगा, 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से, पहला है हमारा द्विअंगी विलयन, ठीक है, वाइनरी सॉल्यूशन। कैसा होता है ये, वाइनरी मतलब जिसमें कितने अंग हैं, जिसमें कि 2 अंग होते हैं, वाइनरी सॉल्यूशन। अब इसको देखिए द्विअंगी, इसके नाम से पता चल रहा है इसमें कितने अंग हैं, 2 अंग हैं, 2 घटक हैं। तो देखेंगे वह विलयन जो 2 घटकों से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है, वह विलयन जो 2 घटकों से मिलकर बना होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। सिंपल, एक बार में क्लियर हो गया होगा।
उदाहरण जैसे कि जल और नमक, तो कितने घटक हैं? 2। ठीक है, एक ये है और एक ये, टोटल घटक कितने इसमें? 2 घटक हैं। ठीक है ना। तो वह विलयन जो 2 घटकों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार अब देखिए आप त्रिअंगी विलयन, कितने घटक? 3। ठीक है ना। वह विलयन जो 3 घटकों से मिलकर बना होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। तो जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे त्रिअंगी विलयन की, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए जैसे आपने ऊपर लिखा है कि जल प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से? नमक, और एक चीज और हम इसमें क्या मिला दें? मान लीजिए हम इसमें मिला देते हैं शक्कर। क्या मिला दें यहाँ से? इसमें हमने मिला दी शक्कर। तो कितने घटक हुए? 3। 1 2 3। तो जब 3 घटक यहाँ पर हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा त्रिअंगी विलयन। क्या हो गया? त्रिअंगी विलयन। 3 घटक। ठीक है। तो घटकों की संख्या के आधार पर विलयन होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है द्विअंगी विलयन, एक होता है त्रिअंगी विलयन। जिसमें 2 घटक होते हैं वो द्विअंगी, जिसमें 3 घटक या अंग होते हैं वो त्रिअंगी विलयन। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट रूप से इसको समझिए कि विलेयता क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, विलेयता किसे कहेंगे हम, या सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो इसको समझिए आप लोग कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित, ठीक है, क्या है? यहाँ से याद रखना कि विलायक की, ठीक है ना, विलायक की एक निश्चित मात्रा आपको दी हुई है। विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की वह मात्रा, विलायक की एक निश्चित मात्रा है उसमें उपस्थित विलेय की वह मात्रा जो कि कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, विलेयता कहलाती है। क्लियर हो रहा है? एक बार और समझेंगे आप। विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की वह मात्रा जो कि किसके लिए? संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है विलेयता। याद रखिए क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानक विलयन किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, यहां से ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो अब है मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। याद रखना कि ऐसा विलयन या वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है। ठीक है ना। ऐसा कोई विलयन है जिसकी हमें सांद्रता मालूम है। क्या है? सांद्रता। तो वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो उसे हम क्या बोलते हैं? मानक विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम मानक विलयन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? मानक विलयन क्या है? वह विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है मानक विलयन कहलाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या है? वह विलयन जिसकी सांद्रता। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये सांद्रता क्या है? ठीक है, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? तो देखिए सांद्रता किसे कहेंगे, इसका आंसर याद रखिएगा कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में, ठीक है, एक विलायक जो है फिक्स है, विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? सांद्रता। क्या बोलते हैं? सांद्रता। यहां से समझिए कि मान लीजिए यह क्या है, हमारे पास कोई विलयन है और ये जो विलयन है ध्यान रखना यह 1000 लीटर का है। कितने का है ये? 1000 लीटर का क्या है ये? विलयन। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक ए मतलब विलायक और वी यानी विलेय। अब ये जो विलायक है ध्यान रखना ये मान लीजिए कि 800 लीटर है और विलेय हमने मान लिया कितना हो गया? ये 200 लीटर। तो ये विलेय और विलायक को मिलके 1000 लीटर का हमारा विलयन बन गया। अब यदि क्वेश्चन आता है कि इस विलयन की सांद्रता कितनी है, तो 200 लीटर। मीन्स क्या है कि विलेय की जो मात्रा होती है वही उसकी सांद्रता कहलाती है। क्लियर है? इसलिए इसकी परिभाषा एक बार और देखिए आप लोग कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित, ठीक है, विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं सांद्रता। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए अब आइए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, अब हमें पढ़ना है यहाँ से गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन यहाँ से है, आप ध्यान से देखिए कि गैसों की द्रव्य विलेयता, गैसें किस में घुलती हैं? द्रव में। ठीक है, याद रखिए तो गैसें जब द्रव में घुलती हैं तो इनकी जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, इसको प्रभावित कौन कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। कितने कारक हैं? देयर आर 3 फैक्टर्स। 3 कारक होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला कारक हमारा कौन सा है? विलेय और विलायक की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड हमारा कौन सा है? टेम्परेचर। और लास्ट में हमारा है प्रेशर, ताप और दाब। तो ये जो 3 कारक हैं ये गैसों की द्रव्य विलेयता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं? ये गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन? विलेय और विलायक की प्रकृति, ताप और दाब। ठीक है, आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला हमारा कारक कौन सा था? फैक्टर पहला जो है वो है विलेय और विलायक की प्रकृति। पहला कौन सा है हमारा? विलेय और विलायक की प्रकृति। तो इसको देखिए,
विलायक क्रियाशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। विलायक कैसा होना चाहिए आपको याद रखना है, विलायक जो है क्रियाशील होना चाहिए, जिससे क्या होता है विलेयता अधिक होती है। ठीक है, यदि मान लीजिए विलायक क्रियाशील नहीं है तो विलेयता बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिए कि विलायक जो है वो कैसा होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, जिससे क्या होता है विलेयता अधिक हो जाती है। फिर जो है कि गैस जो है वो आसानी से कैसे होना चाहिए, द्रवीकृत होना चाहिए, लिक्विफाइड होना चाहिए। गैस आसानी से द्रवीकृत होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है, देखो ध्यान से देखना कि वे गैसें जो आसानी से क्या हो जाती हैं, द्रवीकृत हो जाती हैं, वो शीघ्रता से विलेय भी हो जाती हैं। याद रखना कोई भी द्रव है उसको हम दाब लगाकर क्या करते हैं, दाब लगाकर द्रवों में घोल सकते हैं। तो वे गैसें जो आसानी से द्रवीकृत होती हैं वो शीघ्रता से विलेय भी हो जाती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि अमोनिया हमारी NH3 क्या हो जाएगा यहाँ से NH3, मेथेन है हमारा, ठीक है CH4, सल्फर डाइऑक्साइड HCl, CO2 ETC। तो ये आपको सारे गैसें याद रखना है, ये कैसी होती हैं, आसानी से द्रवीकृत होती हैं। अब इसके अलावा आगे देखेंगे आप लोग कि वे गैसें, ठीक है ना, वे गैसें जो आसानी से द्रवीकृत नहीं होती, आसानी से विलेय भी नहीं होती, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है विलेय और विलायक की प्रकृति। अब देखते हैं ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस किसका, ताप और दाब का। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, गैसों की विलेयता घट जाती है। याद रखिए, यदि ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात समझ में आ रही है, ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी प्रकार यदि हम प्रेशर की बात करें तो दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कैसी हो जाएगी, अधिक। तो देखो जितना ज्यादा दाब लगाएंगे, जितना ज्यादा दाब लगाएंगे गैसें उतनी ज्यादा क्या हो जाएंगी, विलेयता अधिक हो जाती है, मतलब उतनी ज्यादा वो द्रव में घुल जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इनकी विलेयता जो है वो घट जाती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि जो द्रव विलयन है वो क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि द्रव विलयन क्या है। विलयन जानते हो आप, दो या दो से अधिक पदार्थ, और यहाँ पे बात क्या हो रही है, द्रव विलयन। तो विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ तो रहेंगे, लेकिन वो सब कैसे रहेंगे, द्रव रहेंगे। कैसे रहेंगे, द्रव। तो द्रव विलयन हमें यहाँ से पढ़ना है। अब ये जो द्रव मिश्रण होते हैं आपको ध्यान रखना है, ये 2-3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है, द्रव विलयन, मतलब द्रव का द्रव में जो विलयन होगा उससे हम द्रव विलयन कहेंगे। पहला प्रकार कौन सा है, पूर्णतः मिश्रणीय विलयन, मतलब एक दूसरे में पूरे तरीके से घुल जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब दोनों द्रव दो रहेंगे, जब दोनों द्रव पूर्णतः एक दूसरे में विलय हो जाते हैं, उसके नाम से पता चल रहा है पूर्णतः मिश्रणीय विलयन। ठीक है ना, जब दोनों द्रव पूर्णतः एक दूसरे में विलय होते हैं, जो इस प्रकार के विलयन होते हैं क्या कहलाते हैं, पूर्णतः मिश्रणीय विलयन कहलाते हैं। क्लियर हो गया, जब दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं, पूरे तरीके से घुल जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पूर्णतः मिश्रणीय विलयन। एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे, बेंजीन और टालुइन। एग्जाम्पल क्या क्या है, बेंजीन और टालुइन। फार्मूला भी आप लोग चाहे ले सकते हैं। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 प्लस टालुइन का फार्मूला क्या होगा, याद रखिएगा आप लोग, C6H5 और यहाँ से CH3। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ी रहती है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, पूर्णतः मिश्रणीय विलयन। अगला प्रकार देखते हैं, सेकंड है हमारा आंशिक मिश्रणीय विलयन। पहला कौन सा था, पूर्णतः, लेकिन अब कैसा है, आंशिक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, जब दोनों द्रव, ठीक है, जब दोनों द्रव एक दूसरे में आंशिक रूप से विलय होते हैं, मतलब पूरे तरीके से अलग भी नहीं होते और पूरे तरीके से घुलते भी नहीं हैं। जब दोनों द्रव एक दूसरे में आंशिक रूप से विलय होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अल्प मिश्रणीय विलयन। क्या बोलेंगे, अल्प मिश्रणीय विलयन। जैसे कि कौन कौन है, ईथर और जल। ठीक है, ईथर और जल, ईथर का क्रियात्मक समूह हमारा O। ठीक है, वाटर का फार्मूला H2O। तो ये किसके उदाहरण है, ये आंशिक मिश्रणीय जल के उदाहरण है। ठीक है, अभी यहां से देखो, एक नोट पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हो कि इस प्रकार के विलयनों में दोनों द्रवों के, इस प्रकार के है ना, तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं इनमें दोनों द्रवों में क्या होता है, इनके जो अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं, इनके जो मान होता है उसमें क्या होता है, अंतर होता है। ये आप याद रखिए, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, और तीसरा प्रकार हम देखेंगे पूर्णतः अमिश्रणीय। कैसा देखेंगे, पूर्णतः अमिश्रणीय। देखो एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। पहला कौन सा था, पूर्णतः मिश्रणीय, मतलब टोटल मिलते हैं। फिर था आंशिक, मतलब ना तो मिलते हैं और ना घुलते हैं। और अब है पूर्णतः अमिश्रणीय, मतलब बिल्कुल अलग अलग ही रहेंगे। जब दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्णतः कैसे होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं, तब उसे हम बोलते हैं पूर्णतः अमिश्रणीय विलयन। जैसे कि बेंजीन और जल। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, बेंजीन और जल, या फिर आप देखो एक यहाँ से लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप इसको, ये आप तेल और जल भी कर सकते हैं, यहाँ से तेल और जल, ठीक है। तो ऑयल और वाटर, आप देखेंगे जब भी हम जल पर क्या करते हैं, अगर तेल डालते हैं तो ये इसकी सतह पर तैरता रहता है, ये एक दूसरे में घुलता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था गैसों की द्रव्य विलेयता, अब हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रव्य विलेयता। क्वेश्चन क्लियर है? पहले यहाँ पे क्या लिखा था, गैसों की द्रव्य विलेयता, अब हम पढ़ रहे हैं ठोसों की। तो ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला कौन सा है? देखो कारण वही है, पहले भी हमने पढ़ा था विलेय और विलायक की प्रकृति, तो यहाँ भी हमारा पहला पॉइंट कौन सा है, विलेय और विलायक की प्रकृति, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, यदि मान लीजिए विलेय और विलायक की प्रकृति, यदि विलेय और विलायक की प्रकृति एक समान होती है तो वे एक दूसरे में विलेय होते हैं। इस बात को अच्छे समझना, दोनों की प्रकृति कैसी होगी, एक सी प्रकृति, मतलब या तो वो ध्रुवीय होंगे या फिर वो अध्रुवीय होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखो एग्जाम्पल से NaCl, ये ध्रुवीय है, कैसा, ये ध्रुवीय है, कैसे, Na+ और Cl-, तो जो अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है उसे हम बोलते हैं ध्रुवीय। और यदि वाटर की बात करते हैं H2, तो ये भी ध्रुवीय है, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं HOH। अब यहाँ से H+ और OH-, तो ये भी कैसा हो गया, ध्रुवीय। इसलिए क्या होता है, नमक जो है वो जल में घुल जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी है, दोनों ध्रुवीय है, दोनों की प्रकृति एक सी है। इसलिए एक बार और देखिए, यदि विलेय और विलायक की जो प्रकृति है वो एक से कैसी होती है, एक समान होती है, तो वो एक दूसरे में विलेय होते हैं, ठीक है ना। अर्थात ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे तथा अध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे कि मान लीजिए NaCl जो मैंने बताया अभी आपको, NaCl जल में विलेय होता है एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो बेंजीन में विलेय होता है। ये कैसे है, अध्रुवीय, और ये कैसे है, ध्रुवीय। क्लियर हुआ? तो ये थी विलेय और विलायक की प्रकृति, मतलब दोनों की प्रकृति एक समान होना जरूरी है, ठीक। अब अगला है टेम्परेचर, ठीक है। ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में सेकंड कारक कौन सा हमारा, ताप। इसमें देखिए ठोसों की जो द्रव्य विलेयता है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, याद रखिए। यदि कोई ठोस है और यदि हम क्या करें उसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो ठोसों की जो द्रव्य विलेयता वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि वह प्रक्रम या प्रक्रिया कैसी हो, ऊष्मा शोषी हो, कैसी हो, ऊष्मा शोषी। उदाहरण क्या है, जैसे NaCl KCl आदि की जल में विलेयता, ये किसमें, जल में घुल जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यदि ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, द्रवों की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ठोसों की द्रव्य विलेयता जो है वो बढ़ जाती है। अब यहीं से देखेंगे, लेकिन यदि मान लीजिए ठोसों की द्रव्य विलेयता, अभी हमने देखा था कि ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन ठोसों की द्रव्य जो विलेयता है वो ताप बढ़ाने पर घटती भी है। कब? यदि वह प्रक्रम कैसा हो, ऊष्मा क्षेपी। हमने इसके पहले देखा था, यदि मान लीजिए अभिक्रिया ऊष्मा कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है, तो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। लेकिन यदि प्रक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी है, तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलेयता घट जाएगी। जैसे मान लीजिए चूने का जल में विलयन, क्या है, चूने का जल में विलयन, इनको क्या करना है, आपको याद रखना है। तीसरा जो कारक है वो है जालक ऊर्जा। क्या है, जालक ऊर्जा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जालक ऊर्जा होती क्या है। देखो ठीक है, जालक ऊर्जा क्या है, यदि मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में से आयनों को पृथक या अलग करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जालक ऊर्जा कैसे कहेंगे, यदि मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उन क्रिस्टलों से हमें क्या करना है, आयनों को अलग करना है, उसके लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब है विलायकन ऊर्जा। यदि मान लीजिए आयनिक पदार्थ हैं, आयनिक पदार्थों को ध्रुवीय विलायकों में घुलने पर, समझ में आ रहा है, आयनिक जो पदार्थ हैं उनको ध्रुवीय विलायकों में घुलने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, विलायकन ऊर्जा। और इसी के साथ देख लीजिए आप लोग जल योजन ऊर्जा। और यदि विलायक के रूप में जल हो, विलायक के रूप में क्या होता है, जल होता है, तो उस ऊर्जा को हम बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे जल योजन ऊर्जा। क्लियर ना, अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ से एक फैक्ट और देख सकते हो आप लोग, यदि मान लीजिए जालक ऊर्जा जो है वो विलायकन ऊर्जा की कैसी होती है, तो यहाँ पे जालक ऊर्जा अधिक है, विलायकन ऊर्जा कैसी है, कम है, तो ये विलेय होता है। कैसा होता है, ये विलेय। और यदि जालक ऊर्जा अधिक है और विलायकन ऊर्जा कम है तो ये कैसा हो जाएगा, अविलेय। कैसा हो जाएगा, ये अविलेय। ओके, अब कुछ नोट पॉइंट है, आप इनको और देख लीजिए।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ स्पेशल नोट पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, जल जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर का फार्मूला हमारा क्या होता है, H2O। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब इसमें जो H प्लस हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, माइनस आयन। तो ये कैसा हो गया, यू हमारा ध्रुवीय प्रकृति का। जल सर्वोत्तम विलायक है, आप लोग जानते हो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन भी आता है कि जल जो होता है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट या सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, ठीक है ना। तो जल क्या होता है, सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, हमारा एल्केन है, ईथर है, बेंजीन है आदि, ये जो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे इसको, अधिकांश कार्बनिक यौगिक हैं जैसे कि एल्केन, ईथर, बेंजीन आदि कैसे हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस चैप्टर को 3 से लेकर 4 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है, तो इतने में हम पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी नए बच्चे यदि जुड़ते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।